हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू जो कि आने वाले सभी जे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप अगर एसएससी जेई, एनपीसीआई जेल, पावर ग्रिड जेई या किसी भी जे एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए हैं या आगे करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल ट्रिक, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन, सारे चीज़ों को अपलोड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सब इन सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे। आपको कोशिश करना है कि सभी क्वेश्चन का सही आंसर देना है और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता होगा उसको आंसर मत कीजिएगा ताकि आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑप्शन ए है यूजिंग रिएक्टर्स, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द लोड, ऑप्शन सी है एडजस्टिंग द गवर्नर, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग द टर्मिनल वोल्टेज। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा, तब तक आप इसका सही आंसर चूज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज जनरेटर का होता है जनरेटर में, वो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी जो जनरेटेड होता है वो रोटर के स्पीड को बदलकर किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं NS = 120 F/P होता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको या तो नंबर ऑफ पोल से चेंज करना होगा या स्पीड को चेंज करना होगा। और एक होता है गवर्नर के द्वारा भी हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एडजस्टिंग द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन इज। ऑप्शन ए है 2600 केल्विन, ऑप्शन बी है 2300 केल्विन, ऑप्शन बी है 2355 केल्विन, ऑप्शन डी है 3655 केल्विन। तो टंगस्टन का जो यूज किया जाता है वो बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ज़्यादा होना भी चाहिए ताकि ये तुरंत ना गले। इसका लाइफ ज़्यादा होता है इसके कारण। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का वो 3655 किलो होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। ऑप्शन ए है इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है लेस देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। इसमें होता है नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो इसके अनुसार ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें जितना होल होगा उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। ऑप्शन ए है पीक वैल्यू टू RMS वैल्यू, ऑप्शन बी है RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, ऑप्शन सी है एवरेज वैल्यू टू RMS वैल्यू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो फार्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जितने भी फैक्टर से रिलेटेड फार्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है RMS बटे एवरेज वैल्यू। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी अफेक्टेड इफ द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ इज वेरिड। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो आपको सिर्फ बताना है कि ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर और अर्थ के बीच जो अगर डिस्टेंस को वेरी करेंगे तो कैपेसिटेंस अफेक्टेड होगा या नहीं। तो हम जैसा कि एक फार्मूला जानते हैं C = ε0 A/d,
डी जो होता है दोनों प्लेट के बीच की दूरी होता है। यहाँ पे कंडक्टर और अर्थ दोनों एक प्लेट की भांति कार्य करते हैं। यदि उसके बीच का डिस्टेंस हम वेरी करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी वेरी होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ एन SCR इज। ऑप्शन ए है कैथोड, ऑप्शन बी है एनोड, ऑप्शन सी है एनोड सप्लाई, ऑप्शन डी है गेट। तो SCR जो होता है 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एनोड, कैथोड और गेट। और इसमें जो लेयर की संख्या होती है 4 लेयर होते हैं। ये जो होता है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो इसमें जो कंट्रोल टर्मिनल होता है वो गेट होता है, गेट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द इनपुट ऑफ द प्राइम मूवर ऑफ अल्टरनेटर इज केप्ट कांस्टेंट बट एक्साइटेशन इज चेंज, देन रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आउटपुट इज चेंज। ऑप्शन बी है पावर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी है पावर फैक्टर इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन डी है एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आउटपुट इज चेंज। इसमें 2 तरह के सप्लाई होते हैं, एक एक्साइटेशन होता है और एक होता है एक्साइटेशन। अगर हम चेंज करेंगे तो वो रिएक्टिव पावर को चेंज करेगा। अगर उसमें मैकेनिकल रोटर के साथ को जो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उसको अगर चेंज करेंगे तो एक्टिव पावर चेंज होगा। तो आपको दोनों बात याद रखना है कि एक्टिव पावर को चेंज करने के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं रोटर को, जो घुमाया जाता है उसके स्पीड को बढ़ाया घटाकर एक्टिव का पावर को चेंज किया जाता है। लेकिन अगर वही रिएक्टिव पावर के कंपोनेंट की बात करें तो वो एक्साइटेशन के द्वारा चेंज किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर प्राइम मूवर का अल्टरनेटर का प्राइम मूवर को इनपुट का कांस्टेंट रखा जाए और एक्साइटेशन चेंज किया जाए तो एक्साइटेशन चेंज करने से रिएक्टिव पावर चेंज होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आउटपुट इज चेंज्ड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लाइन कांस्टेंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन ए है रेसिस्टेंस एंड सीरीज कंडक्टेंस ओनली, ऑप्शन बी है सीरीज एंड शंट कंडक्टेंस, ऑप्शन सी है रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी है रेसिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड शंट कंडक्टेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो कांस्टेंट होता है वो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस होता है। ये चारों ट्रांसमिशन लाइन में कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन डी इसका ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट होता है। तो ये चारों होते हैं तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिंक्रोनस मोटर इज सेड टू बी फ्लोटिंग व्हेन इट ऑपरेट्स एट। ऑप्शन ए है हाई लोड एंड वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन बी है पल्सेटिंग लोड, ऑप्शन सी है वेरिंग लोड, ऑप्शन डी है नो लोड एंड विदाउट लॉसेस। तो सिंक्रोनस मोटर फ्लोटिंग मोड में काम करेगा जब यह ना ही अल्टरनेटर की तरह कार्य करता है इस कंडीशन में और ना ही मोटर की तरह कार्य करता है। इसमें टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, यानी E इक्वल टू V होता है और इसमें जो होता है कोई लॉस नहीं होता, कोई लोड भी नहीं होता। तो इस कंडीशन में ना ही लॉस होता है और ना ही लोड होता है। तो फ्लोटिंग मोड में जब सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट करता है तो उसमें लोड नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल यूजिंग स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर विद 3 फेज इंडक्शन मोटर द रेसिस्टेंस ऑफ द स्टार्टर आर केप्ट एट। ऑप्शन ए है मैक्सिमम, ऑप्शन बी है मिनिमम, ऑप्शन सी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी स्टार्टिंग समय में स्लिप रिंग के द्वारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड किया जाता है ताकि टॉर्क जो हो मैक्सिमम हो। तो टॉर्क को मैक्सिमम रखने के लिए यहाँ पे भी रेसिस्टेंट जो होता है स्टार्टर का वो मैक्सिमम पे रखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए यानी मैक्सिमम। तो टॉर्क को बढ़ाने के लिए रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट्स। ऑप्शन ए है 11 किलो वोल्ट, ऑप्शन बी है 33 किलो वोल्ट, ऑप्शन सी है 66 किलो वोल्ट, ऑप्शन डी है आइडर ए और बी।
तो सिंक्रोनस जनरेटर का जो जनरेटिंग वोल्टेज लेवल होता है वो 11 किलोवोल्ट और 33 किलोवोल्ट दोनों होता है इंडिया में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस बस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर इज ऑलवेज। ऑप्शन ए है यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी है बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी है आइदर डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन डी है नन। तो यही क्वेश्चन में अगर डाटा बस पूछा जाता तो डाटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, अगर एड्रेस बस की बात करें तो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि डाटा का जो फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। ऑप्शन ए है सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है हार्डनेस स्टील, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट का रिटेंटेटिव हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट का जो रिटेंटेटिव ही होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, जिसके कारण हाई होने के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई जो किए हैं वो हटा भी देंगे तो भी इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिमेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। तो ये जो होता है सॉफ्ट आयरन में होता है और हार्ड आयरन सॉफ्ट आयरन में ये होता है। तो सॉफ्ट आयरन का में क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो होता है वो नहीं बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सॉफ्ट आयरन, इसलिए सॉफ्ट आयरन का यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टेस्ला इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन है 1 वेबर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1 वेबर, ऑप्शन डी है 1 वेबर पर मीटर। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसमें सिर्फ आपको इसका यूनिट अगर मालूम है तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो टेस्ला का जो यूनिट होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद जीएस इक्वल टू के बाय एस इंटू एस प्लस 4, द वैल्यू ऑफ के फॉर डैम्पिंग रेशियो इज 0.5। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 64 है। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसका वैल्यू याद करना है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वैल्यू है एस इंटू एस प्लस 4, तो इसको आपको 0 कर देना है। तो एस स्क्वायर प्लस 4s, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू 0 होता है। तो 1 प्लस जी एस का वैल्यू दिया हुआ है के बाय एस इंटू एस प्लस 4 और एच एस का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है। तो 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू 0 करने पर हमें वैल्यू जो प्राप्त होगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस के इक्वल टू 0। अब इसको एक दूसरा इक्वेशन से इक्वेट करना है, ओमेगा एन जीटा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन जीटा प्लस इंटू एस इंटू इसका जो फार्मूला होता है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। तो इससे इसको इक्वेट करना है। तो इक्वेट करने के बाद ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा के आ जाएगा, उसके बाद 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो इसे इक्वेट करने के बाद आप यहाँ से और जीटा का वैल्यू दिया हुआ 0.5, तो के का वैल्यू निकाल लेंगे और के का वैल्यू निकालने के बाद आप आंसर चूज कर सकते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो आप इसका आंसर हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजॉरिटी कैरियर इन द इमीटर ऑफ ए पी ट्रांजिस्टर आर। ऑप्शन ए है होल्स, ऑप्शन बी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है ट्रैवलेंट एटम्स,
ऑप्शन डी है पेंटावलेंट एटम। तो पी एन पी ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इमीटर जो है पी से कनेक्टेड है और बेस एन से कनेक्टेड है और कलेक्टर भी पी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इमीटर से जो सप्लाई दिया जाता है वो होल्स के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होल्स होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिपिकल वैल्यू ऑफ राइजिंग टाइम लाइज बिटवीन। ऑप्शन ए है 10 से 20 माइक्रोसेकेंड, ऑप्शन बी है 40 से 60 माइक्रोसेकेंड, ऑप्शन सी है 1 से 4 माइक्रोसेकेंड, ऑप्शन डी है 90 से 100 माइक्रोसेकेंड। तो राइजिंग टाइम का जो टिपिकल वैल्यू होता है वो 1 से 4 माइक्रोसेकेंड होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which instrument is merely confined with laboratories as a standardizing instrument। ऑप्शन है इंडिकेटिंग, ऑप्शन बी है एब्सोल्यूट, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी है इंडिकेटिव। तो लेबोरेटरी में जो स्टैंडर्ड के रूप में इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है एब्सोल्यूट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 2 पोल लैप बाइंडिंग डीसी मशीन द रेसिस्टेंस ऑफ वन conductor is 2 ohm and total number of conductor is 100, find the total resistance। ऑप्शन ए है 300 ओम, ऑप्शन बी है 400 ओम, ऑप्शन सी है 50 ओम, ऑप्शन डी है 100 ओम। तो यहाँ पर दिया हुआ है लैप बाइंडिंग है और 2 पोल है। तो लैप बाइंडिंग में ए इक्वल टू पी होता है, पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो पोल की संख्या होती है, तो यहाँ पे पैरेलल पाथ की संख्या जो होगी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे पोल की जो संख्या दी हुई है वो 2 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 100 दिया हुआ है, तो पैरेलल पाथ की संख्या 2 है, तो प्रत्येक पैरेलल पाथ में 50-50 कंडक्टर यूज किए जाएंगे। तो एक पैरेलल पाथ में 50 किए जाएंगे और एक कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम है, तो 50 कंडक्टर का रेसिस्टेंस 100 ओम हो जाएगा। यानी एक पैरेलल पाथ का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 100 ओम हो जाएगा। तो 2 पैरेलल पाथ हैं तो पैरेलल में रेसिस्टेंस घटता है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है तो आधा हो जाएगा, यानी कि 50 ओम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन इफेक्ट शो दैट। ऑप्शन ए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी करंट इज यूनिफॉर्म थ्रू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी है करंट डेंसिटी इज मोर एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी है करंट डेंसिटी इज लोअर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन डी है करंट डेंसिटी इज मोर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये एसी में होता है। डीसी में जो होता है किसी भी कंडक्टर से करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलॉन्ग वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर एसी की बात करें तो उसमें करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, सरफेस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी अगर देखें तो करंट डेंसिटी इज मोर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी शुड बी मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर। ऑप्शन ए है करंट, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है स्पीड। तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग कौन सी क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज मेजर किया जाता है और अमीटर के द्वारा करंट को मेजर किया जाता है। अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। अमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है, अगर आइडियल कंडीशन की बात करें तो 0 होता है। वही अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है। तो ये सभी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था और आपने कितना क्वेश्चन सही किया आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा। और आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो या प्रैक्टिस सेट हो या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक हो या कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, इस सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप मैंने इस चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आपको करना क्या है कि डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। तो आप जाइए उन सभी प्रैक्टिस सेट को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।